everyone, welcome to our channel. As you know, I am giving you online classes of different classes. Here I am with 12th English. Today I am going to teach you the second lesson of Rainbow, the first main book of your syllabus, Rainbow. Lesson 2, a room 10 by 8 square. Today the chapter name to today lesson I am going to teach you is a room 10 by 8. तो विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुचि ले रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज हम पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ, फिनिश हो गया है। उसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों को दिए गए हैं, उसको फोकस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। आपके लिए इस पूरे महीने देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ फेस टू फेस क्लासेस, सो कोऑपरेटिंग अस, प्लीज़ कोऑपरेट अस। तो देखें, तो बात चल रही थी विद्यार्थियों, आपका जो सिलेबस है इस साल का इंग्लिश का 12th क्लास का, तो उसमें जो लेसन 2 आपका जो है वो रूम 10 by 8 उसके बारे में हम जानेंगे। तो कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पहले से जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपके जो सपोर्टिंग बुक है एक्सीलेंट, उसमें से आप जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी अपने नोटबुक में राइट डाउन करें। तो इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर थोरोली। आपको चैप्टर को थोरोली समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए आज शुरुआत करते हैं हम रूम 10 by 8, जो टाइटल है इस लेसन का। एक कमरा जो 10 by 8 का था, ये साइज होती है, आपको ध्यान ही रूम्स की साइजेज होती है अलग अलग। तो यहाँ 10 by 8 10 by 8 का एक रूम जो है उस पर एक स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन उसको पूरा जानने से पहले हम इसके जो ऑथर हैं, अबाउट द ऑथर, तो इसके ऑथर हैं के.एस. दुग्गल। के.एस. दुग्गल की जानकारी लेंगे हम। अबाउट हिम आई वुड लाइक टू टेल यू, के.एस. दुग्गल इज ए renowned Indian writer. Renowned, ये वर्ड है यहाँ पर, renowned. Renowned means famous. Renowned means होता है फेमस। और वैसे इससे पहले भी मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं। renowned means famous, popular, well known, eminent। तो के.एस. दुग्गल is a renowned Indian writer who writes in English and Punjabi. What are these two words? English and Punjabi. Both are languages. ये दोनों भाषाएं हैं। तो दोनों भाषाओं में के.एस. दुग्गल जो है एक रिनाउंड इंडियन राइटर हैं, एक जाने माने भारत के लेखक हैं, जो इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में। अब आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे हम इंग्लिश और पंजाबी का। पी बड़ा क्यों है और उसका ई क्यों बड़ा है, यह लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को कहीं भी हम लिखेंगे, किसी भी लैंग्वेज का नाम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये तो एक ग्रामर की बात हुई। यहाँ एक वर्ड आया हु, ये क्या है? ये है विद्यार्थियों रिलेटिव प्रोनाउन। 10th क्लास में आपने इसकी जानकारी ली थी, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। 11th में पूछा गया। दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली आपके 12th क्लास में किसी तरह का ग्रामर टॉपिक नहीं है। खैर जो भी हो, फिर भी तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहाँ पर दुग्गल साहब के लिए आया। तो के.एस. दुग्गल इज अ फेमस renowned Indian writer who writes in English and Punjabi with equal ease. With equal ease. Equal माने ध्यान नहीं है, आपको पता ही है equal माने समान, equal माने समान, और ease का मतलब होता है आराम से, यानी योग्यता से। यहाँ पर कहने का मतलब है समान योग्यता से वो इंग्लिश में भी और पंजाबी दोनों में वो राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपनी रचनाओं को लिख सकते हैं। तो ये एक टैलेंट है उनका। ही इज और ये चीज आ रही है सामने, ही इज वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक
वर्सेटाइल एंड प्रोलिफिक। वर्सेटाइल का मतलब होता है, जैसे आपने क्रिकेट खेल देखा है या अपने घरों में देखा कई लोगों को, जो एक काम में नहीं कई कामों में सिद्धहस्त होते हैं, कई काम करना जानते हैं। तो उसी तरह से राइटर जो होता है, एक राइटर वो वर्सेटाइल कब होता है, जब वो एक से अधिक प्रकार की, एक से अधिक टाइप की क्रिएशंस करता हो, राइटिंग लिखता हो, रचनाएं लिखता हो। वर्सेटाइल मीन्स होता है बहुमुखी। बहुमुखी, बहुमुखी से तात्पर्य मल्टी फैसेट। मल्टी फैसेट, मल्टी फैसेट का मतलब होता है कई मुख वाला। यहाँ पर कई मुख वाला, जैसे रावण को भी दशानन कहा जाता था, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके 10 सिर थे, उसके अंदर 10 व्यक्तियों का टैलेंट था। उसी तरह से वर्सेटाइल या मल्टीफेसेट या बहुमुखी किसे कहा जाता है, जो बंदा एक से कई ज़्यादा टैलेंट रखता हो। तो एक राइटर को वर्सेटाइल कब माना जाएगा, जैसे क्रिकेट खेल में बैटिंग भी अच्छी करता हो, बॉलिंग भी करता हो और कीपिंग भी कर सकता हो, तो उसको हम ऑलराउंडर कहते हैं, तो वो वर्सेटाइल हो गया उसमें। तो प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल यानी वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मल्टी फैसेट थे, टैलेंटेड थे, मल्टी टैलेंटेड थे। एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस। एज ऑथर के रूप में, एक राइटर के रूप में उनका जो आउटपुट है, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो उत्पादन किया है, उन्होंने लिखा है, जो इज इमेंस। इमेंस है, बहुत बड़ा है, बड़ा। इमेंस माने विस्तृत, बहुत बड़ा है। एंड वैल्यूबल भी है, उनकी रचनाएं जो है वैल्यूबल भी है, मूल्यवान भी है। मूल्यवान, कीमती। He has penned, अब यहाँ वर्ड आया देखिए, he has penned। penned का मतलब ऐसे, पेन का मतलब पेन होता है, दिस इज पेन, और यूजिंग ऑन ब्लैक बोर्ड्स। उसी तरह कॉपी पेन, कॉपी पे आप नोटबुक पे जो पेन यूज करते हैं उसको भी पेन कहा जाता है, कलम। तो यहाँ पेन से तात्पर्य लिखा है, रोट है इसका मतलब, यहाँ पर रोट, लिखा है उन्होंने। He has penned more than 500 short stories। अंदाजा लगा लीजिए आप, 500 शॉर्ट स्टोरी यानी 500 से भी अधिक शॉर्ट स्टोरीज लिखी है उन्होंने। 10 नोवेल्स लिखा है, 50 शॉर्ट प्लेज लिखे हैं और 7 प्लेज भी उन्होंने लिखे हैं। तो ये अपने आप में शो करता है रियली ही इज अ वर्सेटाइल राइटर। ये चीजें बताती है कि केवल एक नहीं, जैसे खाली शॉर्ट स्टोरी नहीं लिखी, उन्होंने अलग अलग जो लिटरेचर की अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, वो सारे लिखे हैं उन्होंने। उनमें नॉवेल्स भी लिखा है, शॉर्ट प्लेज भी लिखा है और प्लेज भी लिखा है। तो इसके अलावा हम जानेंगे इनके बारे में। तो ये भी जाना आपने कि किस तरह से वो एक वर्सेटाइल राइटर हैं। रेसिपिएंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। इसके अलावा वो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट तो मतलब प्राप्त करने वाले, रेसिपिएंट माने प्राप्त करता, प्राप्त करता ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस माने बहुत ही सम्माननीय, उच्च, बड़े, बहुत ही बड़े, प्रेस्टिजियस, सम्माननीय जो अवार्ड्स हैं। प्रेस्टिजियस माने सम्माननीय, अवार्ड्स, अवार्ड्स माने जानते हैं प्राइजेस, उनको मिले हैं। बिसाइड्स पद्म भूषण, किसके अलावा, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है, आपको पता है, इसका मतलब होता है के अलावा। बिसाइड्स पद्म भूषण, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, बिसाइड्स के लिए अपार्ट फ्रॉम भी लिखा जा सकता है, उसका मतलब भी होता है के अलावा। इन एडिशन टू भी लिखा जा सकता है। तो बिसाइड्स यानी के अलावा, पद्म भूषण के अलावा उन्होंने बहुत से सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट के.एस. दुग्गल। आपने जान लिया अच्छे से, हमारे जो सेकंड लेसन के जो लेखक राइटर हैं के.एस. दुग्गल साहब, उनकी जानकारी आपको मिली। अब हम बात करेंगे, ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो किसको लेकर के है, किसके बारे में है। इसका टाइटल तो अभी हमने जाना, रूम 10/8। अब हम लेसन के बारे में जानेंगे। दिस लेसन इज बेस्ड ऑन द थीम। ये लेसन जो है बेस्ड है, बेस्ड माने आधारित है, यानी इस लेसन में बताया गया है, ये आधारित है ऑन द थीम। थीम माने विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी मुख्य जो इसके अंदर जो कहानी है, थीम जो है, इज बेस्ड ऑन
ऑन जेनरेशन गैप। The lesson is based on the theme of generation gap। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज को, ये जानना बहुत जरूरी है। यही इस स्टोरी की लिखने के पीछे जो मेन मोटो है राइटर का, वो इसी चीज को बताना है। जनरेशन गैप। जनरेशन मीन्स आप जानते हैं ये पीढ़ी, जनरेशन मीन्स पीढ़ी, और गैप का मतलब होता है अंतराल, यानी पीढ़ी अंतराल। यानी ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जैसे कि विच इज एमर्जिंग एज अ सीरियस थ्रेट टू आवर सोशल फैब्रिक। आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। तो पहले जानेंगे जनरेशन गैप क्या है। जैसे मेरी अपनी जनरेशन है, हमारे बुजुर्गों की अपनी जनरेशन है। तो दो जनरेशन होती है, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन। तो हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में ये दोनों जो जनरेशन्स हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। जैसे हमारे जो एल्डर्स हैं जितने भी, वो हमारे ओल्ड जनरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड जो यंगर्स हैं, जो यंग्स हैं, वो सारे यंगर जनरेशन के हैं, न्यू जनरेशन के हैं। तो जनरेशन गैप पर आधारित इस स्टोरी का जो मेन जो थीम है वो जनरेशन गैप को लेकर के। जनरेशन गैप आप समझ गए, पीढ़ियों का अंतराल, पीढ़ियों में आपस में अंतराल आ गया है, पीढ़ियों में गैप आ गया है, पीढ़ियों में कॉम्बिनेशन नहीं है, समन्वय नहीं है। एंड दैट इज अ वेरी सीरियस, आई थिंक दैट इज वेरी रियली सीरियस एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। हमारे समाज के अंदर जो एक बहुत बड़ी एक समस्या बनती जा रही है जनरेशन गैप। पीढ़ियों में अंतराल आ रहा है, परिवारों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, परिवार में भी जो जनरेशन हैं उनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तभी तो कह रहे हैं विच इज एमर्जिंग। एमर्जिंग मीन्स उभर रहा है, सामने आ रहा है। एमर्जिंग मीन्स सामने आ रहा है, सामने आ रहा है। इज अ सीरियस थ्रेट। थ्रेट मीन्स यहाँ डेंजर, खतरा। सीरियस मीन्स ये थ्रेट मीन्स डेंजर टू आवर सोशल। सोशल माना आप जानते हैं समाज, और फैब्रिक का मतलब होता है ताना बाना। जो हमारी जो सोसाइटी का ताना बाना है, हमारी जो सोसाइटी संगठित हुई है, उसकी जो संरचना हुई है, उस ताने बाने के लिए ताना बाना, उसके लिए ये जनरेशन गैप बहुत खतरनाक है। और इस स्टोरी में इस पॉइंट को ही उठाया गया है, इसको लेकर ही इसको लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोरी हाईलाइट्स। इसके अलावा जो स्टोरी है वो हाईलाइट करती है। हाईलाइट का मतलब सामने लाना, उजागर करना, प्रकाशित करना। हाउ कंप्लेसेंसी, हाउ कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी, कंप्लेसेंसी का मतलब आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यानी आदमी अपने आप में ही खुश है, उसको सिर्फ अपने से ही मतलब है, अपनी संतुष्टि से ही मतलब है। आत्म संतुष्टि, सेल्फ, जिसको हम कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फैक्शन में लगे हुए हैं। और ये स्टोरी इसी मनोवृत्ति को, इसी मनुष्य की, आज के लोगों की जो ये सोच है उसको उजागर करती है। पजेसिवनेस, पजेसिवनेस का मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार कर लेना, यानी अधिकार का भाव, हर चीज पर, भौतिक चीजों पर, हर चीज पर अपने अधिकार के भाव को, जो हमारी भावना है, एटीट्यूड है, उसको लेक ऑफ, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। लोगों में लेक है, लेक मीन्स अभाव, कमी, शॉर्टेज भी कहते हैं जिसको हम, स्कैरसिटी भी कहते हैं, शॉर्टेज भी कहते हैं। लेक का मतलब कमी। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर। देखिए लेक, इसके अलावा ये बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो बता रहे हैं कि इस स्टोरी में क्या हाईलाइट कर रहा है स्टोरी, हाउ कॉम्प्लिसेंसी, आत्मसंतुष्टि लोगों की, एंड पजेसिवनेस, और लोगों की अपने किसी चीज पर अपना अधिकार कर लेने की जो एटीट्यूड है, भावना है, फीलिंग्स है। लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव, और किसकी कमी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी जो उचित समझ होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ी चीज है, इससे बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है, लेकिन उसकी कमी। एंड म्यूचुअल लव, आपस में प्रेम, जिसकी आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत कमी होती जा रही है। और ये जो चैप्टर्स के माध्यम से आप लोगों को इस तरह के ह्यूमन वैल्यूज को बताया जाता है, समझाया जाता है, स्टोरीज के एग्जाम्पल्स देकर, उससे ही उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों में भी ये
जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, वो डेवलप हो सकें। तो लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव का म्यूचुअल माने आपसी, म्यूचुअल माने आपसी, परस्पर कहते हैं जिसको, परस्पर, और लव माने आप जानते हैं आपस में जो प्रेम है लोगों का वो, और जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है उसकी कमी। तो ये किस तरह से, ये तीन चीजें, कॉम्प्लेसेंसी, पॉजेसिवनेस, लेक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल लव एंड केयर, और एक और चीज आ रही है इसमें, एंड केयर, और देखभाल करने की जो भावना होनी चाहिए, इनकी जो कमी है, इन तीन चीजों की कमी, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव एंड केयर की कमी, और कॉम्प्लेसेंसी एंड पॉजेसिवनेस की जो भावना है, वो किस तरह से कैन वाइडन दिस गैप, इस कैन वाइडन दिस गैप, ये किस गैप की बात हो रही है यहाँ पर, जनरेशन गैप की, जो मेन प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में आजकल, जो मेन प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी, जनरेशन गैप की, सोशल फैब्रिक्स के लिए जो एक खतरा बनती जा रही है, उसको बढ़ा सकती है, कैन वाइडन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, वाइडन एक वर्ड आया, वाइड से बना है, वाइड माने आप जानते ही, वाइड माने चौड़ा, इसमें en लगाया गया है और इसको मेन वर्ब बनाया गया। वाइड एक एडजेक्टिव वर्ड है, तो किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में अगर en लगा दिया जाए तो उसको हम उसको मेन वर्ब का फॉर्म दे सकते हैं, मेन वर्ब बन जाएगी, वो वर्ब बन जाएगी, और उसकी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में डेफिनेटली ed लगाया जाता है, जैसे इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वाइडेंड होगी। तो ये जानकारी की बात है, प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान रखें साथ साथ। और वाइडेंड, तो क्या जाना आपने अभी यहाँ पर, किसी भी एडजेक्टिव वर्ड, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है वाइट, इसी तरह ब्राइट, इसी तरह वाइट एक एडजेक्टिव वर्ड, वाइटेंड, ब्लैक, ब्लैकेंड, en लगा करके, शॉर्ट एक वर्ड है, जैसे शॉर्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसमें en जोड़ेंगे, शॉर्टन माने छोटा करना। तो इस तरह से जानकारी की बात है, ये ध्यान रखेंगे। तो किस तरह से ये गैप जो है, इस गैप को, ये हमारी जो कमियां हैं, जैसे कॉम्प्लेसेंसी एक नेगेटिव एटीट्यूड है, ये भी नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजेसिवनेस, और ये जो कमियां हमारी कुछ आई इन चीज़ों की, अच्छे गुणों की, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन वैल्यू है, अच्छा गुण है, मानवीय मूल्य है, अच्छा मूल्य है, म्यूचुअल लव होना चाहिए एंड केयर, लेकिन इसकी जो कमी है, और कॉम्प्लेसेंसी एंड पॉजेसिवनेस, ये सारी चीज़ें मिलकर के किस तरह से, हाउ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स कैन वाइडन दिस गैप, इसको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसके बारे में भी ये स्टोरी जो है बताएगी। तो बड़े खतरे की बात है हमारे लिए, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, हमें अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होना। तो ये पार्ट इसके लिए ही दिया गया, यू ऑल आर न्यू जनरेशन, मेंबर ऑफ न्यू जनरेशन, ऐसे में आपके लिए जरूरी है। एंड देन द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न, उसके बाद जो राइटर है वो अपनी आवाज उठाता है, वॉइसेज मीन्स यहाँ पर आवाज उठाना, हिज ग्रेव कंसर्न, ग्रेव का मतलब गंभीर, सीरियस कंसर्न माने चिंता, अपनी भरीज, अपनी चिंता को सामने लाता है। द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी मीन्स बढ़ती हुई, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, टेंडेंसी माने आदत, मनोवृत्ति, टेंडेंसी मानसिकता, ओवर द राइटर वॉइसेस हिज ग्रेव कंसर्न। इस स्टोरी में जो राइटर हैं के.एस. दुग्गल साहब, वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं इस बढ़ती हुई, ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, टेंडेंसी माने मानसिकता, लोगों की आदत जो है, ये किस बात, कौन सी आदत, मेन चीज हमारी, और इल ट्रीटिंग वंस ओन पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी। तो देखिए, इल ट्रीटिंग वंस, बुरा व्यवहार करना, इल ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार, किसी भी वर्ड के पहले इल लग जाए तो उसका मतलब होता है बुरा, इल बिहेवियर, बुरा व्यवहार। तो ये जानकारी की बात है। इल ट्रीटमेंट, इल विल, जैसे इल विल, डोंट हैव इल विल इन योर हार्ट फॉर अदर्स, तो इल विल मीन बुरा इच्छा रखना, तो इल का मतलब क्या होगा, बुरा। तो इल ट्रीटिंग वंस, इल ट्रीटिंग वंस ओन पेरेंट्स, यानी एक व्यक्ति द्वारा अपने खुद के माता पिता,
अपने खुद के ग्रैंड पेरेंट्स यानी अपने बुजुर्ग दादा दादी, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, उनके के साथ दुर्व्यवहार करने की जो प्रवृत्ति है, उनके साथ जो आजकल देख रहे हैं आप लोग हमारे देश में बहुत तेजी से, हम यूरोप को इसके लिए कोसते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से भारत जैसे देश में, अपने जैसे हमारे देश में आजकल वृद्धाश्रमों की ओल्ड जो हाउसेज हैं, ओल्ड होम्स हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद ये पार्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आई थिंक काफ़ी अच्छा एजुकेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा इन चीज़ों से बचने के लिए, आशा करते हैं। तो राइटर जो है अपनी आवाज़ उठाते हैं इसमें, अपनी चिंता, गंभीर चिंता को बताते हैं ओवर द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ इल ट्रीटिंग वंस ओन, स्वयं के ओन मतलब स्वयं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अपने खुद के यानी खुद के रक्त संबंधियों के प्रति हम आजकल बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ये नहीं सोचते कि आज हम जिस स्थिति में हैं, यंग जनरेशन के लोग जो हैं वो नहीं सोच रहे हैं कि हम आज जिस स्थिति में हैं वैसे आज हम पहुंचे हैं, जिस जो क्षमता हमको मिली है, एबिलिटी मिली है, वो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बदौलत ही मिली, काश वो समझते हैं। खैर, बाय द मॉडर्न फैशनेबल सोसाइटी, किसके द्वारा हो रहा है ये सब गलत काम? ये आधुनिक यानी मॉडर्न माने आप जानते ही हैं, ये जो हमारी प्रेजेंट जो सोसाइटी है, फैशनेबल यानी फैशन में डूबी हुई, जिनको व्यवहारिकता, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फैशन में डूबे हुए हैं, ऐसे लोगों की जो सोसाइटी है आजकल आप देख रहे हैं, दिखावा परस्त शो ऑफ करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की है, उसके प्रति लेखक ने अपनी गंभीर चिंता जो है वो व्यक्त की है। आइए, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग, इट इज अ थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, ये एक थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी है, यानी आपको जगाने वाली स्टोरी है। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब जगाने वाली, अवेयर करने वाली, जागरूक करने वाली स्टोरी है। रिटन इन अ सैटारिकल वेन, और ये एक सैटारिकल वेन में लिखी गई है, अर्थात एक किस तरह से, एक व्यंग्यात्मक शैली में लिखी, आयरोनिकल स्टाइल में लिखी गई है। आयरोनिकल, व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक शैली में इसको लिखा गया है, इसमें पुट दिया गया है व्यंग्य का। तो जैसे कि आप जानते ही हैं व्यंग्य क्या होता है, किसी बात को इनडायरेक्टली कहना, किसी को सुधारने के लिए, उसको हिट करने के लिए, उसको हम आयरोनी कहते हैं, आयरोनिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो सैटारिकल वेन में इसको लिखा गया है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है, जैसा कि कई जो राइटर्स होते हैं उनकी अपनी स्टाइल होती है इस तरह की। तो देखा आपने किस तरह से विद्यार्थियों, पहले हमने अपने इस लेसन के जो राइटर हैं उनके बारे में जाना, और फिर इसमें क्या है तो वापस एक बार हम समराइज करते हैं। रियली ये जो चैप्टर है एक बहुत ही ग्रेव प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में है, जनरेशन गैप और इल ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं हम हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, एल्डर्स के साथ, उसको लेकर के ये स्टोरी लिखी गई है। तो प्लीज़ आप लोग इसे समझेंगे अच्छे से, आशा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें केवल इन बुक्स में आई हुई चीज़ों को, बातों को, जो भी हम लर्न करते हैं उसे केवल अपने तक नहीं रखना है और केवल पढ़ाई तक ही, इस एग्जामिनेशन तक ही उसको लिमिट नहीं करना है, बल्कि उसको आपको अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है और दूसरों को भी इसकी सलाह देनी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा, आपने समझा होगा, सभी जो है इसको अच्छे से उतारेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। ओके।